ओके फ्रेंड्स, तो सी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको पता होगा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले कि एरे क्या है। अगर नहीं पता है तो हम उसके बारे में भी थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। उसके साथ स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे और बाद में हम स्ट्रक्चर के कई एग्जाम्पल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो दिक्कत आती है स्ट्रक्चर को समझने में, अगर आती है तो, नहीं आती है देन इट इज़ वेल एंड गुड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को समझने में किसी को भी दिक्कत होती है तो उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, व्हाट आर द रीजंस that some of the students find it difficult to understand what the structure is. सी, पहले हम सी लैंग्वेज के अंदर दी गई डेफिनेशन, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को देखते हैं और फिर उसको एलिब्रेट करते हैं, उसको समझने की ट्राई करते हैं। तो सी लैंग्वेज में क्या कहा गया है स्ट्रक्चर के बारे में, चलिए देखते हैं। A structure is a user defined data type in C और C++, दोनों के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वेरी सिंपल टू रिमेंबर, बट इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? ये याद रखने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन समझने के लिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ट्राई करता हूँ। चलिए, और क्या कहा गया है स्ट्रक्चर के बारे में? क्या कोई और डेफिनेशन हो सकती है स्ट्रक्चर की? जी हाँ, अ स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ डेटा टाइप। स्ट्रक्चर एक ऐसी डेटा टाइप क्रिएट करके देगा दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप। वाओ, ये क्या कहना चाहता है? स्ट्रक्चर एक ऐसी डेटा टाइप आपको क्रिएट करके देगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए। ये भी क्या कहना चाहता है, हम एग्जाम्पल के बगैर इसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन है? जी हाँ, सी सपोर्ट्स अ कंस्ट्रक्टेड डेटा टाइप, फिर से डेटा टाइप नोन एज स्ट्रक्चर। इट इज अ mechanism for packing data of different types. A structure is a convenient tool for handling a group of logically related data items. ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस है स्ट्रक्चर की। आपको तीनों याद रहनी चाहिए, पता नहीं, अगर तीनों याद रह सकती है देन इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आप एक भी डेफिनेशन को याद नहीं रख पाते हैं तो उसका मतलब है कि आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसको समझने के बाद इसका नाम स्ट्रक्चर क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने शुरू के लेक्चर्स में बात किया गया था सी टोकन्स, तो उसका नाम टोकन क्यों रखा गया था और किसको टोकन्स कहते हैं, किसी को याद है? व्हाट आर द सी टोकन्स? एनीवन? एंड व्हाई दे कॉल्ड सी टोकन्स? उसको सी टोकन क्यों कहा जाता है, ये बात
भी याद रहनी चाहिए और किसको सी टोकन कहते हैं वो भी याद रहना चाहिए। क्या याद है आप में से किसी को? हेलो। Sir, they are built in C language. दे आर बिल्ट इन सी लैंग्वेज, यस, क्योंकि वो सी लैंग्वेज के साथ आते थे। और वो कौन कौन थे? किसको हम सी टोकन्स कह सकते Integer, हैं? float, नो, उसको character. कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स सी टोकन्स है, कांस्टेंट सी टोकन्स है, वेरिएबल्स सी टोकन्स है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी के परमिशंस की ज़रूरत नहीं थी। दैट्स वाई दे आर नोन एज सी टोकन्स। तो जिसको सी टोकन्स कहा गया है, अगर स्ट्रक्चर जो है उसका नाम स्ट्रक्चर दिया गया है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है। वो क्या रीज़न है वो पहले हम समझेंगे। अगर वो समझ में आ गया तभी स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे या याद रख पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्डिंग में भी होता है। कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझना पड़ेगा, तभी हम पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को समझ पाएंगे। जिस तरह से अगर हमें टाइम को समझना है तो टाइम के साथ जुड़े हुए सभी आयामों को समझना होगा। आयाम, वाह, आयाम का मतलब क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स। अगर आपको एट्रीब्यूट समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम फील्ड भी कह सकते हैं। अगर फील्ड भी नहीं ख्याल आ रहा है तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या उससे जुड़ी हुई कोई भी बात, समय के साथ जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी वैल्यू जो है उसको हम उसके आयाम कह सकते हैं, उसके फील्ड्स कह सकते हैं। तो समय को अगर जानना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सेकंड के बारे में, मिनट्स के बारे में और आवर्स के बारे में। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट है। तो डेट के बारे में अगर आपको जानना है तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए? डे, मंथ एंड ईयर। उसी तरह बुक के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है वो आप किस तरह से कह सकते हैं? आप उसके ऑथर को जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, उसका टाइटल क्या है वो पता होना चाहिए, उसकी प्राइस क्या है और पब्लिशिंग ईयर आपको पता है। सिटी, सिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि सिटी का नाम क्या है, सिटी किस कंट्री में आती है और इस सिटी की पॉपुलेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहते तो आप इसको एंटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है? तो टाइम इज, इफ टाइम is considered to be an entity, then second, minutes and hours are called attributes of time. If data is called to be an entity, then day, month and year are said to be attributes of that entity data. Similarly for books, similarly for city. Now if I would like to say, let us take entity student. If student is an entity, then what are the attributes which are related with student? Let me first give you one attribute, that is roll number. Is there any other attributes? Name. Yes. Let me write it in another way. Let us say roll number. The value of roll number may be 1, 2 or so on.
Then name. Yes, you are right. Name. What should be the name? Let us say A, B, C, D. After that, और कौन से एट्रीब्यूट्स आप इसमें ऐड करेंगे? स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड और कौन सी चीज़ें हैं रोल नंबर और नेम के अलावा? मोबाइल नंबर, ओके, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सिटी, सिटी, यस। ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के साथ ही मिलेंगे ना? नेम, कॉन्टैक्ट, सिटी, ये किसी और के साथ ये एट्रीब्यूट नहीं जाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसी कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं जिसको देखकर पता चल जाएगा कि नहीं ये स्टूडेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड है, मिनट्स है, आवर्स है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये समय के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कितने फील्ड्स और हैं जिसके बारे में बात करने से पता चलेगा कि हम स्टूडेंट के बारे में रिजल्ट, टोटल, percentage and result. Okay, good, that's it. We don't want to take more fields right now. So अब हम बात करेंगे कि टोटल आउट ऑफ 600 वी शुड से वैल्यू 505. परसेंटेज it may be 67.7. result pass or fail. So these are the attributes. ये फील्ड, ये एट्रीब्यूट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के साथ लॉजिकली जुड़ी हुई है। किस तरह से जुड़ी हुई है? लॉजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वो कैसे कह सकते हैं? अगर रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाए तो रोल नंबर 1 का नाम क्या है? मिल सकता है, हाँ। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, किस सिटी में रहता है, उसके टोटल मार्क्स क्या आए हुए हैं, परसेंटेज और उसका रिजल्ट क्या है। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ किसी ना किसी वजह से जुड़ी हुई है। वो वजह क्या है? वो वजह है ये स्टूडेंट। इसी को हम एंटिटी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हो गया किसी भी स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर। किसी भी स्टूडेंट के डेटा को आप लेंगे तो उस डेटा के अंदर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी। इसका स्ट्रक्चर, उसके डेटा का स्ट्रक्चर ये होगा। और इस सभी फील्ड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि ये सभी फील्ड एक ही तरह की डेटा टाइप के हो। जैसे कि यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के डेटा हमने इकट्ठा किए हुए हैं। जैसे कि रोल नंबर, तो इसके डेटा क्या होगा? इसके अंदर डेटा होगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर आएगा 1 2 3 4। नेम के अंदर किस प्रकार का डेटा होगा? कैरेक्टर। लेकिन एक कैरेक्टर है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे एरे। कॉन्टैक्ट नंबर हम लॉन्ग इंटीजर ले लेंगे, क्योंकि उसकी साइज 32,687 से ज़्यादा है। सिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि उसकी डेटा टाइप होगी कैरेक्टर, और वो भी एक से ज़्यादा, इसलिए हम उसको भी एरे में कन्वर्ट कर देंगे। इसको स्ट्रिंग कहते हैं। टोटल, out of 600 maximum marks should be 600, so it must be of type short, but
शॉर्ट के बजाय मैं इंटीजर प्रीफर करूँगा, इसलिए मैंने इंटीजर लिया। परसेंटेज रियल नंबर होंगे, इसलिए मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट लूँगा। और रिजल्ट अगेन कैरेक्टर होगा। सो दैट्स इट। ये हो गया स्टूडेंट के डेटा का स्ट्रक्चर। फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, स्टूडेंट का जो डेटा होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। और सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले स्ट्रक्चर कीवर्ड, लेट मी हाईलाइट इट इनटू रेड वन। सबसे पहले क्या चाहिए? स्ट्रक्चर कीवर्ड। उसके बाद उसका टैग नेम। जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उस स्ट्रक्चर को कुछ नाम देना होगा, जैसे कि इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट। फिर कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। और ईच स्ट्रक्चर ऑलवेज एंड्स, मस्ट एंड विथ सेमीकोलन। हर स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सेमीकोलन का सिंबल। तो भैया ये क्या हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अब सी लैंग्वेज में इसको मेंबर कहते हैं। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप फील्ड भी कह सकते हैं, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर सेम। सो अगर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं तो आप टाइम, डेट, लेट मी री स्पेल इट, डेट, बुक और सिटी का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ट्राई कीजिए। सिटी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल किस तरह से हेल्पफुल रहेगा ये आप देखिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। किसी एम्प्लॉई के डेटा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले अब हम एक दूसरा तरीका लेते हैं समझने के लिए। तो एम्प्लॉई का डेटा जो होता है वो एम्प्लॉई के डेटा के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो क्या क्या होगा? एम्प्लॉई नंबर होगा, है ना। फिर क्या चाहिए? एम्प्लॉय नेम। यस, एम्प्लॉई नेम। मान लीजिए एम्प्लॉई नंबर है E001 और लेटस से जस्ट 1। एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम। और क्या क्या बातें एम्प्लॉई के साथ? सैलरी। यस, एम्प्लॉई सैलरी, लेटस से 30,000। डिपार्टमेंट। एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट में काम करता है? लेटस से सेल्स। बस इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉय का डेटा अगर आप चेक करते हैं तो इसमें मिनिमम आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने फील्ड या इतने एट्रीब्यूट्स या इतने डेटा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा
ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? डेटा रिलेटेड विथ एम्प्लॉय। ठीक है। अगर ये डेटा पूरे का पूरा मिल गया है तो इसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। पूरी लाइन। अगर रिकॉर्ड में से कोई पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए, जैसे कि मिस्टर ए की सैलरी क्या है, तो सिर्फ आपको सैलरी ही बतानी है, देन इट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर डेटा। और अगर आप उसका पूरा डेटा बताना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है उसका रिकॉर्ड, पूरी इंफॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप बताना चाहते हैं तो इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो किसके बारे में हम बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? एम्प्लॉय नंबर है, उसका नाम है, उसकी सैलरी है, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हम उसके लिए वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं। एम्प्लॉय नंबर जैसे कि 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। नाम ए मेरा तुम्हारा किसी का नाम हो सकता है। सैलरी की वैल्यू 30,000 50,000 1 लाख 2 लाख 10,000 कोई भी हो सकती है। और डिपार्टमेंट सेल्स, आईटी, मार्केटिंग, ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय नंबर के अंदर किस प्रकार का डेटा आएगा? डेटा टाइप। विच टाइप ऑफ डेटा दिस एम्प्लॉय नंबर कैन होल्ड? It is of type integer. yes, it is of type integer. Which type of data will this name will hold? Correct. Yes, it is called character, and it is not just a character, it is a group of character which is known as a string. So we should provide some size to the name. Salary. Long integer. Very nice, long integer. Why? Because it may have more than 32,000 value. And department, sales, IT, marketing, so it can have more than one character. So that's it. That is the structure. That is the structure of an employee. Now if it is a structure, it must have opening and closing brackets, and after closing brackets there must be a semicolon. Now wait, we knew that how to declare a structure. Now we knew how to declare a structure, but how to access this record? Now I want to access this record. How can I do it? Let me show you. If you want to enter or access a record, you can directly give that record number over here, like E. Now let me add one more column over here, that is the serial number. It is auto generated column. Now this is serial number 0, then 1, then 2, then 3, then 4. If you add another record, it is called serial number 1. If you add another record, it is called serial number 2. If you add another record, it is called serial number 3, and so on. So over here, just like this, if you want a record, single record, then it is called E. If you want 10 records, then
That's it. Now that's why we need an array, and that's the reason we need string. This is called array of a structure. Now what is this? This is called array of structure. In another word, mind well, in another word, total how many records? If the size of array is 10, then it is 10 record. If the size of an array is 20, then we can say that it can hold 20 records, and so on. So what is a structure in C language? In C language it is called structure, but in database it is called a table, and the variable of type structure, this is called structure variable. This is called structure variable. In C language it is called structure variable, but in database or in a real world application we called it data or record or information. How many information do you want? How many record do you want to insert? How many employees in your firm works? We should say 10, 20, 30, whatever. If there are 10 employees, then each of the 10 employees may have different employee number, name, they all do have salary, they all may work on the same or different departments. So isn't it easy to understand structure by comparing it with table? So now if you ever want to create a structure, you just need to first define the table. How many records do you want? Then you can create a structure with or without an array. If you need array, first of all आपको ये पता होना चाहिए कि आपको array कब चाहिए. अगर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, then you need an array. अगर आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको array की ज़रूरत नहीं है. जनरली क्या होगा, जनरली आपको array की ज़रूरत होगी. जैसे कि मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ. चलिए, create a C structure to enter ten different batsman data. We remember it's a cricketer, it's not a batman. 10 अलग अलग बैट्समैन के डेटा आपको देने हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में, फिर रोहित शर्मा, फिर विलियमसन, स्मिथ, गेल. इस तरह से आपको 10 प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई, ये हो गया नेम. अब और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. आपके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है. नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैच
M स्टैंड्स फॉर मैच। मैच के बाद क्या होगा? रन। रन के बाद होगी एवरेज। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, चलिए, नॉट मोर देन दैट। सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी? कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? नेम, मैच, रन एंड एवरेज। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। कोई भी प्लेयर पूरे अपने करियर के अंदर नॉट आउट नहीं रहा है। सभी मैच में अगर उसकी बैटिंग आई है तो वो आउट हो चुका है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एवरेज जो है, क्रिकेट में एवरेज जो है वो आप कितनी बार आउट होते हैं उसके ऊपर काउंट की जाती है। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी बैट्समैन पूरे करियर के दरमियान नॉट आउट नहीं रहा है। तो हम एवरेज किस तरह से काउंट करेंगे? अगर विराट कोहली ने 100 मैचेस खेले हैं और उसके 10,000 रन है तो उसकी एवरेज क्या आएगी? 100। 10,000 डिवाइड बाय 100, दैट इज 100। ऑन सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड एवरेज फॉर रोहित, विलियमसन, स्मिथ, गेल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, 5 रिकॉर्ड दे दीजिए, चलिए, 10 के बजाय 5, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आपको ये अपने आप करना है। उसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेना है? नहीं, इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको इसी फॉर्मेट में, जी हाँ, इसी फॉर्मेट में आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी करवानी है, इसी फॉर्मेट में। उसके बाद आप यूज़र को पूछेंगे, जी हाँ। उसके बाद अगर यूज़र ने आपसे पूछा, माफ़ कीजिएगा, यूज़र ने आपसे पूछा, डू यू वांट टू सी who is having highest average? हाईएस्ट एवरेज किसकी है? क्या वो आप देखना चाहते हैं? आंसर आपको देना होगा यस और नो के बारे में। अगर आपने यस दिया तो जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी उसका पूरा रिकॉर्ड आप दिखाएंगे। विराट कोहली 100 मैचेस के अंदर 10,000 रन और एवरेज हो गई 100। अगर पूरा मैसेज नहीं दिखाना है तो आप सिर्फ नाम और एवरेज दिखा सकते हैं, लेकिन पूरा रिकॉर्ड ही दिखाइए। अगर हो सके तो ये आपको इसके बारे में सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करना है। ठीक है, इसका प्रोग्राम किस तरह से होगा अगर आपको ये देखना है तो हम जब अगली बार मिलेंगे तब उसका प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाऊंगा। टिल देन, गुड बाय।